मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून बच्चों। नए लेक्चर में आपका स्वागत है। देखिए, हम सोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इससे पहले हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेंट हॉफ फैक्टर। नीट में, जेई मेंस में मोस्टली क्वेश्चन जो है वो यहाँ से आते हैं और बच्चों का यही होता है कि हमें ये समझ में नहीं आता है। तो आज थोड़ा सा आपने कंसंट्रेट करना है, बहुत ईजी है ये, इसको हम बहुत ईजी बना देंगे। देखो, बेंट ऑफ फैक्टर करने से पहले आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ पे मैंने आपकी चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। तो पहले आपको ना इन 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नॉलेज चाहिए। तो हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती थी वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए, अब मैंने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, थोड़ा सा आगे इस फॉर्मूले को मैं बढ़ाना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू जीटा सोल्यूट। मतलब किसके ऊपर डिपेंड करती है? सोल्यूट के ऊपर। तो अगर हमने ये निकालना हो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो क्या लिखते हैं? एन सोल्यूट डिवाइडेड बाई एन सोल्यूट प्लस एन क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। ठीक है। अब इसी को अगर मैं आगे बढ़ाना चाहूँ तो देखो, के बी इंटू एम, एम होती है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती थी आपकी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। देखिए, मैं ये इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ पे ताकि हम ये रिवाइज कर सकें कि हमने पीछे क्या पढ़ा है। फिर से मोलैलिटी है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड इट इज अगेन डिवाइडेड बाई क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन किसमें? केजी। और लास्ट में हमारे पास आती है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई इज इक्वल टू एम आर टी भी बोल देते थे हम, यहाँ पे सी आर टी बोल देते हैं। एन अपॉन वी होता है ये, क्या ये जो है सी। तो सी एन अपॉन बी, मतलब एन क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, फिर से डिवाइडेड बाई वी क्या होता है? सबको पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और किस में लेते थे? इन लीटर, और इनटू आर टी आ गया। तो देखो, एक चीज यहाँ पे अगर आप देखते हो तो सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चाहे ऑस्मोटिक प्रेशर, दे ऑल आर डिपेंड्स अपॉन द, देखो, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मतलब ये इसकी नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर ये डिपेंड करती हैं। लेकिन ये जो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसमें कई बार कुछ लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि देखो, ये इसके ऊपर डिपेंड कर रही है लेकिन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल तो नीचे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? और इसका मीनिंग क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल होंगे उतनी ही ज़्यादा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगी। जितने ही नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इंक्रीज करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही इंक्रीज करेगी। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं कि ऊपर भी हैं नीचे भी हैं, तो देखो, पहले ही बच्चे आपको पढ़ाया हुआ है, जो हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशंस हम रियोल्स लॉ में भी पढ़ते थे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशंस में क्या होता है? सॉल्वेंट इन एक्सेस, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट। तो सॉल्यूट बिल्कुल लेसर क्वांटिटी में होता है। तो इट मीन्स जब हम इनको आपस में कंपैरिजन करते हैं तो सॉल्यूट जो होता है इट इज़ नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट, उसकी अमाउंट के हिसाब से तो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसको हम काउंट ही नहीं करते हैं नीचे। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, इट इज़ नियरली इक्वल टू, किसके बराबर आ गया? एन सॉल्यूट और नीचे आ गया एन सॉल्वेंट। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा पॉइंट यहाँ पे भी, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ भी, इट डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो बच्चों, ये तो हमारी कहानी थी वो जो हम पीछे करके आए हैं, और ये चीज़ आपको यहाँ समझाना बहुत ज़रूरी थी। अब एक चीज़ हमने और वहाँ पे की थी, अब तक आपने जितने भी वहाँ पे सॉल्यूट देखे थे, जितने भी आपने सॉल्यूट देखे थे, तो वो क्या थे? ऑल सॉल्यूट्स
आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। बात ये बिल्कुल समझने वाली है। वहाँ पे मैंने बोला जितने भी सॉल्यूट हमने यूज़ किए थे वो क्या थे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। और फॉर एग्जांपल आपने वहाँ पे यूज़ किया था किसको, यूरिया बहुत बार यूज़ किया था, हमने ग्लूकोज बहुत बार यूज़ किया था, हमने सक्रोज बहुत बार यूज़ किया था, एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। मतलब क्या होता है इसका ये समझ लीजिए। अब अगर ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट हम बोल रहे हैं इनको, तो मतलब ये सॉल्यूशन में जाकर ब्रेक नहीं कर रहे थे। मतलब ये हुआ कि अगर हमने मान लीजिए यूरिया का 1 मोल लिया, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन में जाकर भी कितना था, 1 मोल ही था। ठीक है, अगर ये मोल चेंज नहीं हुआ तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थी वो क्या रही इसकी, सेम। चाहे आप वैसे ले लो, चाहे आप इसको सॉल्यूशन में डाल के लो, तब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही थी। अब जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो हम बात करने जा रहे हैं आज, वो ये है, आज हम ये बात करेंगे कि अगर हमारे पास मान लीजिए इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं तो क्या दिक्कत आएगी, क्या चेंज आएगा। हम मान के चलते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है NaCl। हमने क्या किया, 1 मोल NaCl का लिया और हमसे किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, तो हमने क्या आंसर दिया, 1 मोल है। ठीक है, और हमने अगर वो वैल्यू 1 मोल की वैल्यू अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए हम अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना चाहते हैं वहाँ पे डाली, तो हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आ गया, 3 एटमॉस्फेयर, 3 atm। कितना आ गया, 3 atm। बट हुआ क्या, जैसे ही हमने इसको डिसोसिएट किया, क्योंकि इसको जब हमने सॉल्यूशन में डाला तो ये क्या हो गया यहाँ पे, डिसोसिएट। और जैसे ये डिसोसिएट हुआ, इट विल गिव्स हियर Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ कि जब हमने इसको सॉल्यूशन में डाला तो यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे कि हमने कितने मोल लिए थे, 1 मोल, लेकिन अब हमें पता नहीं था कि सॉल्यूशन में जाके अब इसके मोल कितने हो गए हैं। इसके मोल तो हो गए यहाँ पे 3। अब किसी आदमी ने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट से उसने इसको देखा कि सॉल्यूशन के अंदर तो 2 मोल है। देन उसने 2 मोल्स की वैल्यू जब ऑस्मोटिक प्रेशर में डाली, तो जो हम बात कर रहे थे, क्या हम बोल रहे थे कि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना आया, 3 atm। तो अब कितना हो गया, 6 atm। मतलब कि चेंज हो गया, वो चेंज हो गया। जो ऑब्जर्व्ड हम बात कर रहे थे, दैट इज नॉट इक्वल टू द कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब जो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी 3 atm आई थी, वो कैलकुलेशन के बाद कितनी आ गई, 6 atm। तो अब हम एक चीज़ यहाँ पे बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे अब हम, जो हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये चीज़ नोट डाउन कर लीजिए यहाँ पे कि जब हमने इलेक्ट्रोलाइट का यूज किया तो क्या हुआ, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट इक्वल टू द कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आज हम ऐसे ही केसेस को डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। और ऐसे केसेस को सॉल्व करने के लिए जो जन्म लिया, वो किसने जन्म लिया, बेंट हॉफ फैक्टर ने, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेंट हॉफ फैक्टर क्या है। अब आप ये मत कहना कि यहाँ NaCl है और यहाँ पे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। मतलब यहाँ NaCl के मोल हैं और यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के मोल हैं। अगर आप ये कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आपको मतलब ही पता नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी, विच डिपेंड्स अपॉन द किसको डिपेंड करेंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल
of solute not on the nature of solute particle। अब देखो ये चीज़ आपको समझनी होगी। क्या हम बार बार यही बोल रहे हैं कि कई बार दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई NaCl है यहाँ पे और उसके एक मोल है, लेकिन यहाँ तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है। लेकिन जैसे हम बार बार बोल रहे थे यहाँ पे 1 मोल और यहाँ पे 2 मोल हैं। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग सिर्फ ये है कि जो किस पे भी डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट ज़्यादा हैं तो ऑटोमेटिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, उसकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर ही डिपेंड कर रही है। ठीक है, अब आपके दिमाग में कहीं ये क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है कि जैसे ही हम किसी भी पार्टिकल को, किसी भी सब्सटेंस को सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो वो डिसोसिएट हो जा रहा है, और अगर वो डिसोसिएट हो जा रहा है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, हमारी इंक्रीज हो रही है। बट ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे भी सब्सटेंसेस होते हैं जब हम उनको सॉल्यूशन में डालेंगे दे गेट एसोसिएटेड। अगर वो एसोसिएटेड हो जाते हैं तो इट मीन्स वहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी कम भी हो सकती है। तो मतलब बोलने का ये हुआ कि कम भी हो सकती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारी बढ़ भी सकती है। तो ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो अब ये जो अभी हम टॉपिक बेंट हॉफ फैक्टर करेंगे, इससे पहले हम एक और टॉपिक इसके साथ डिस्कस करेंगे जो एसोसिएशन और डिसोसिएशन के ऊपर है। और इस टॉपिक को हम बेसिकली इस नाम से भी ऊपर बोल देते हैं, मोलर मास के साथ हम इसको जोड़ेंगे, एबनॉर्मल मोलर मासेस। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है, अगर मैं ए बी को हटा दूं तो नॉर्मल मोलर मासेस, नॉर्मल मीन जो हम नॉर्मली बोलते हैं इसका मोलर मास इतना होगा, तो एबनॉर्मल है, ये थोड़ा डिफरेंट होगा। एबनॉर्मल हम पागल को बोल देते हैं, तो ये थोड़ा सा हटके है, इसलिए इसको एबनॉर्मल हम बोल रहे हैं। और यहाँ पे हमने लेने कौन से हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस। तो जो हम बात कर रहे थे अभी ऊपर एसोसिएशन और डिसोसिएशन की, हम दोनों ही चीज़ों को अब यहाँ पे कंसिडर करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि ये एबनॉर्मल मोलर मासेस जब हम बेंट ऑफ फैक्टर करेंगे तो वहाँ पे भी इसका यूज होगा, क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ भी होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पीछे। तो चलिए हम इसको अब डिस्कस कर लेते हैं, और इसको हम नंबर 1 ऐसे मान लेते हैं, ऊपर हेडिंग दे देते हैं, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब हम बात कर रहे थे एसोसिएशंस एंड डिसोसिएशन की, तो अब हम अगर एसोसिएट करते हैं सॉल्यूट पार्टिकल्स को, तो हम सिंपल सी एक ऐसे लिख देते हैं कि इन सर्टेन सॉल्वेंट्स generally non-polar, the solute particles undergoes association। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हम मान के चलते हैं कि हमने कोई ए मॉलिक्यूल लिए, मतलब एन, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं यहाँ पे एन सिंगल मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी, और सॉल्यूशन में डाला तो वो क्या बन गए, ए एन। तो इसको हम बोल देंगे यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल। क्यों हो गया, देखिए मान लीजिए एन की वैल्यू मैंने यहाँ पे ले ली 100, तो मैंने 100 ए ले लिए, लेकिन जब सॉल्यूशन में डाला तो वो इकट्ठे हो गए, एन नीचे आ गया, मतलब ये एक 1 मॉलिक्यूल बन गया, बिगर मॉलिक्यूल बन गया। एसोसिएट जैसे हम बात कर रहे हैं, एसोसिएशन होगी वहाँ पे। एसोसिएशन अगर वहाँ पे हो जाती है तो अब क्या होगा वहाँ पे, ये चीज़ अब हमें देखनी है। इसका मतलब क्या हो गया, अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो गए हैं, यहाँ पे कम हो गए कि ज़्यादा हो गए। देखिए मैंने यहाँ 100 लिया और यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल हो गया, तो लेस हो गए, मतलब कम हो गया यहाँ पे। तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
number of molecules in solution becomes less, किससे लेस हो गए, जो हमने डाले थे वहाँ पे, लेस देन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एडेड, जब हमने उसको ऐड किया था, ये वाले ऐड जब किए थे उससे कम हो गए, मतलब लेस हो गए। अब इस बात को समझना है आपने। और अगर लेस हो जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज की डिक्रीज। देयरफॉर जो भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज विल बी लोअर। इस पॉइंट को समझना अब आपने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी क्या हो गई, यहाँ पे लोअर हो गई है। तो अब इस चीज़ को आप क्लियर कर लो अपने दिमाग में, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हमने बोला कि हमने एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स की, तो उसमें क्या किया, जैसे एसोसिएट किया तो यहाँ पे हमने सिंगल मॉलिक्यूल लिया, मतलब यहाँ पे मान लो 100 है, लेकिन ये 1 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन में क्या हो गए, कम हो गए, बिकम्स लेस। अगर वो लेस हो गए हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो गई हमारी, लोअर हो गई। बट एक चीज़ अब मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, आपको याद होगा जब हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालते थे, तो मैं यहाँ पे ना छोटा करके साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए। देखिए ये निकालते थे हम एम बी मोलर मास ऑफ बी, मैंने आपको हमेशा बोला है सॉल्यूट होता है। तो आप चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का निकालो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, जिस मर्जी का निकालो, तो क्या होता था, मान लो के एफ डब्ल्यू बी इंटू 1000, फ्रीजिंग पॉइंट का लिख रहे हैं हम, डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए, याद है आपको, ये हम करते थे। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इन्वर्सली है, ध्यान दो यहाँ पे। तो दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इस चीज़ को हम यहाँ पे ऐड ऑन करने वाले हैं, समझ आ रही है बात आपको। तो ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं सिंस क्या लिखेंगे हम, द colligative properties are inversely proportional to the molar mass of solute। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसका मतलब क्या हो गया। अब अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम बोल रहे हैं यहाँ पे, अभी हमने बोला है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या हो रही है, ध्यान देने वाली बात है। अगर यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो रही है, लोअर हो रही है, तो यहाँ पे मोलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज की डिक्रीज। तो हम बोल सकते हैं द मोलर मासेस in such cases will greater than the theoretical value से ज़्यादा हो जाएगा इसका मोलर मास। क्या हो जाएगा, मोलर मास थ्योरेटिकल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एसिटिक एसिड लेते हैं CH3COOH और इसको हम बेंजीन सॉल्वेंट है उसमें डालते हैं, तो ये क्या करता है, देखो यहाँ पे हमने 2 मोल लिए इसके यहाँ पे, और यहाँ पे बन गया CH3COOH और यहाँ पे हो गया ट्वाइस, ये बन गया डाइमर। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे जब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, इसके डाइमर बन जाता है ये। अब प्रॉब्लम क्या आई, अब यहाँ पे क्या है, जो हम टॉपिक पढ़ भी रहे थे ऊपर, क्या नाम बोल रहे थे हम, एबनॉर्मल मोलर मासेस। देखिए अगर एक्चुअली में इसका मोलर मास लेना हो तो इसका मोलर मास तो होना चाहिए कितना, 60,
इसका मोलर मास कितना होगा 60, बट अगर इसको देखें हम यहाँ पे तो कितना हो गया 120। तो दिस इज एबनॉर्मल मोलर मासेस, दिस इज एबनॉर्मल मोलर मासेस, क्योंकि जो थ्योरेटिकल वैल्यू हम बोल रहे थे द मोलर मास इन सच केसेस आर ग्रेटर देन दैट ऑफ थ्योरेटिकल वैल्यूज, ग्रेटर हो गया किससे, थ्योरेटिकल वैल्यू। वैसे एक्चुअल में होना कितना चाहिए था यहाँ पे 60, लेकिन कितना हो गया अब हमारे पास 120। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने देखनी है। चलिए अब हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, नंबर 2। और नंबर 2 एसोसिएशन किया हमने पहला पार्ट, तो नंबर है 2 इसका डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स। सो अब हम बोलते हैं यहाँ पे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट, तोड़ देंगे हम उनको, डिसोसिएट और आयोनाइज्ड इन ए सॉल्वेंट। जैसे हम सॉल्वेंट में डालेंगे तो अब वो टूट जाएंगे। पहले भी हमने NaCl का एग्जांपल लिया था, टू गिव 2 or more particles, 2 or more particles। अब हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही, ए बी हमारे पास कोई भी है और जैसे सॉल्यूशन में डाला इट बिकम्स ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। जैसे NaCl था तो Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, कोई भी हम ले सकते हैं। अब देखो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई, जैसे ये सॉल्यूशन में गया तो यहाँ पे क्या बढ़ गए हैं हमारे पास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल क्या हो गए यहाँ पे इंक्रीज हो गए। और अगर ये इंक्रीज हो गए हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। तो ये बढ़ गए हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, इंक्रीज। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीजेस। कहाँ पे, सॉल्यूशन में, इन सॉल्यूशन। and therefore the colligative properties of such solution is क्या हो जाएगी, लार्ज। इसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं इस ब्लैक पेन के साथ। समझ आ रही बात आपको, लार्ज हो गई। अब हम अभी बात करके हटे हैं, जब हमने एसोसिएशन की थी कि जो हमारा मोलर मास होता है सोल्यूट का, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा TF, मतलब किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अब क्या होगा, यहाँ पे मोलर मासेस जो होंगे जिसकी हम बात कर रहे थे एबनॉर्मल मोलर मासेस, वो इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर लार्ज है तो मोलर मास क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो यही मेन चीज़ थी यहाँ समझने वाली। तो हम बोल सकते हैं सिंस कॉलिगेटिव properties are inversely proportional, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टू मोलर मास। यही तो हम अभी बोल रहे थे, टू मोलर मास इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा, द ऑब्जर्व्ड क्या चीज, मोलर मास विल बी लेस देन द theoretical value। अंडरलाइन कर लो इसको,
लेस होगा। ऑपोजिट चल रहे हैं, देखो यहाँ पे अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लार्ज है तो मोलर मास क्या हो जा रहा है, लेस। बड़ी क्लियर सी बात है। देखिए ये यहाँ पे इकट्ठा था, यहाँ पे अलग अलग हो गया, नेचुरली मोलर मास इसका और इसका क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो ऑपोजिट हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको। अब देखो, अब हम इसके बाद डिफाइन करेंगे कि बेंट हॉफ फैक्टर है क्या, क्योंकि अब हम इसको बड़े क्लियरली यहाँ से लिख सकते हैं कि बेंट हॉफ फैक्टर हमें क्या बताएगा। देखिए अभी देखो बेंट हॉफ फैक्टर क्या आ गया, इट इज़ द रेशो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व्ड मोलर मास। और ऑब्जर्व्ड मोलर मास को हम क्या बोल देते थे, एबनॉर्मल मोलर मास, जो भी हमने पीछे किया है। तो रेशो का मतलब हमें पता है, डिवाइड बाई को बोलते हैं। तो आई किसके बराबर आ गया, नॉर्मल मोलर मास जो नॉर्मली आता है, और ऑब्जर्व्ड मोलर मास डिवाइडेड बाई ऑब्जर्व्ड मोलर मास। अब हम देखो आई की वैल्यू से हमें पता चलेगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होगी, हाई होगी, ज़्यादा होगी, या मोलर मास ज़्यादा होगा या हाई होगा। हम देखो वन बाई वन इसको समझ लेते हैं एग्जांपल से। देखिए अगर हम बात करते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर क्या हो रही है वहाँ पे एसोसिएशन हो रही है, तो हम हमेशा बोलते हैं आई इज लेस देन वन। देखिए हम पहले बोल रहे हैं आई इज लेस देन वन। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है यहाँ पे, ऑब्जर्व्ड मोलर मास इज ग्रेटर देन नॉर्मल मोलर मास, उससे बड़ा होगा। अभी हम पीछे एक एग्जांपल कर रहे थे एसोसिएशन का, जब हमने एसिटिक एसिड का फॉर्मूला यहाँ पे लिया था। देखिए क्या था वो, हमने ऐसे लिया था CH3COOH, एसोसिएशन हो रही है तो यहाँ पे 2 आ गया और रिवर्सिबल, और यहाँ पे हो गया CH3COOH, और यहाँ पे हो गया था ट्वाइस। ठीक है जी, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये एग्जिस्ट करता था एज ए, हम बोल देते थे इसको डाइमर। अब देखो मोलर मास अगर इसका कैलकुलेट करें तो 60 आता है, लेकिन ये एबनॉर्मल में आ रहा है तो इसका होता है 120, इसका होता है 120। अब अगर हम आई की वैल्यू यहाँ से निकालना चाहते हैं तो आई की वैल्यू क्या होती थी, हमने बोला नॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास हमारे पास कितना है, 60 डिवाइडेड बाई 120, तो 120 ये आ गया हमारे पास 1/2, मतलब 0.5 आ गया। तो ये लेस देन 1 हुआ। तो जब भी एसोसिएशन होगी तो आई की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1। अब मैं एक चीज़ और यहाँ से कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मैं यहीं लिख रहा हूँ आगे कि आई जो है उसकी एक और डेफिनेशन भी बन जाती है हमारे पास, और वो होती है ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक चीज़, जब हम ये पीछे एसोसिएशन डिसोसिएशन कर रहे थे तो हम एक चीज़ समझ रहे थे वहाँ पे कि जो मोलर मास होता है वो इसके क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा चलता है। तो यहाँ पे जब हम नॉर्मल मोलर मास ऊपर ले रहे हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू नॉर्मल कहाँ आएगी, उसके बिल्कुल ऑपोजिट। और यहाँ हम ले रहे हैं ऑब्जर्व्ड मोलर मास, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू कहाँ आएगी, इसके बिल्कुल ऑपोजिट। मतलब एक दूसरे के क्या हो गए, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो कि इट इज़ अ रेशो ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू दैट ऑफ नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आप इसको चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे एसोसिएशन और डिसोसिएशन, अब हम बात करते हैं डिसोसिएशन की। अगर हम बोल देते हैं कि यहाँ पे डिसोसिएशन हो रही है तो आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो उल्टा बोल देते हैं, अभी हम उल्टा बोल देते हैं, हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास है वो ग्रेटर नहीं होगा, लेस होगा, किससे, नॉर्मल से, नॉर्मल मोलर मास से। और बड़ी क्लियर सी बात है,
हम क्या बोल रहे हैं, डिसोसिएशन। हम यहाँ बोल रहे थे ए बी, और जब इसको हमने यहाँ पे सॉल्यूशन में डाला तो यहाँ हो गया ए पॉजिटिव प्लस बी नेगेटिव। तो जो चीज़ कंबाइन थी उसका मोलर मास ज़्यादा होगा, लेकिन जब वो अलग अलग हो गई तो मोलर मास उसका कम हो गया, तो नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल जो है वो ज़्यादा है और ऑब्जर्व जो है वो कम है। तो आई की वैल्यू अब आप निकाल सकते हो यहाँ से। आई की वैल्यू देखो अब उल्टा हो जाएगा, यहाँ से अब ऊपर 2 हो जाएगी और नीचे 1 हो जाएगी, ऊपर 2 हो जाएगी और नीचे 1 हो जाएगी। तो वैल्यू कितनी आ गई 2, तो इट इज़ ग्रेटर देन 1। तो आई की वैल्यू 1 ज़्यादा हो गई। तो ये कब होगी, जब क्या होगी यहाँ पे डिसोसिएशन। ठीक है जी। और एक और तीसरा केस हम यहाँ पे ले सकते हैं। देखो हम बोल सकते हैं इन केस ऑफ सोल्यूट विच डू नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर हो जाएगी, आई इक्वल टू 1। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर solutes which do not undergo association or dissociation, अगर कुछ भी ना हो तो हम बोल सकते हैं फॉर दैट आई इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। तो आई की वैल्यू वहाँ पे क्या रहेगी, 1। जो हम बात कर रहे थे, जैसे हमने शुरू में बात की थी, यूरिया हमने लिया था, ग्लूकोज लिया था, तो वो ऐसे केसेस हैं जहाँ पे ना ही तो एसोसिएशन होती है ना ही वहाँ पे डिसोसिएशन होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात कर रहे थे। तो वहाँ पे आई की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो दिस इज वेंट हॉफ फैक्टर।